नमस्कार मित्रों, आइए ये राजनीति विज्ञान का 5वां प्रैक्टिस सेट है जिसे हम हल करते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने तैयारी को गति प्रदान करते रहें। तो आइए, पहला प्रश्न है, निम्न में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं है। प्रश्न है हमारा, निम्न में से डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं है। तो विकल्प दिए गए हैं, व्यक्ति का महत्व, तर्कसंगत, समता समाज, श्रेणीगत असमानता। तो आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे समानता और के लिए लगातार क्या करते रहे, संघर्ष करते रहे। दलितों के उद्धार के लिए भी इन्होंने कार्य लगातार करते रहे जीवन भर। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वो हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। अंबेडकर जो थे बौद्ध आंदोलन से प्रेरित थे, इन्हीं बौद्ध धर्म से भी प्रेरित थे ये। इन्होंने श्रमिक एवं महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। तो योजना है, आर्थिक समानता है बी नंबर, सी नंबर रूढ़िवाद है और डी नंबर सामाजिक परिवर्तन। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो हमारा रूढ़िवाद होगा। यानी रूढ़िवादिता जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा की विशेषता नहीं है। ठीक है। ये आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के समर्थक माने जाते हैं। तो इस प्रकार का जो उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका सी नंबर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, ये है, मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने, ध्यान दीजिए, मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषतः किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। ए नंबर है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, बी नंबर है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सी नंबर मोहम्मडन पॉलिटिकल एसोसिएशन और डी नंबर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा कौन सा होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी नंबर होगा, यानी कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है अपना, ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को क्या कहा था। रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को क्या कहा था। कहा था आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति कहा था, सांस्कृतिक मानववाद की पुकार कहा था, या सी नंबर बहुलतावाद की स्वीकृति, या डी नंबर स्थानीय प्रभुओं की साजिश। तो रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को तत्कालीन समय के अनुसार उन्होंने स्थानीय प्रभुओं की क्या कहा था, साजिश कहा था। ठीक है। इनको पेरियार उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जस्टिस पार्टी के गठन भी किया था। ठीक है। जिसका सिद्धांत क्या था, रूढ़वादी हिंदुत्व का विरोध करना था। इन्होंने शोषित वर्गों के लोगों की स्थिति सुधारने में भी काम किया था। तो ये रामास्वामी नायकर एक प्रखर व्यक्तित्व यानी बुद्धिमान व्यक्तित्व थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस अगला प्रश्न, विनोबा भावे द्वारा प्रणीत कृषि के सिद्धांत का अर्थ है। यानी विनोबा भावे जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं, इन्होंने ऋषि खेती के सिद्धांत का वर्णन किया, जिसका क्या अर्थ होता है। जिसका क्या अर्थ होता है, आश्रमों द्वारा संगठित खेती करना, बी नंबर बैलों के प्रयोग बिना खेती, सी नंबर सामुदायिक खेती, डी नंबर निर्वाह खेती। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने ही यानी विनोबा भावे ने ऋषि खेती के सिद्धांत का प्रणयन किया था।
ये जब आश्रम में आते हैं गांधी जी के 1916-17 के जो स्थापित हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पर अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया। अध्ययन के क्षेत्र में हो, चाहे खेती किसानी के क्षेत्र में हो, चाहे सामुदायिक जीवन के क्षेत्र में हो। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अम्बेडकर जी की नहीं है ना? तो हु आर शूद्रास, ये अम्बेडकर की ही रचना है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज भी है इन्हीं की। द अनटचेबल हु आर द, ये भी है इन्हीं की। ये हुल्स ऑफ हिस्ट्री जो है राम मनोहर लोहिया जी के। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा डी नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्ना का 14 सूत्री या 14 बिंदु कहें या 14 सूत्री घोषणा कहें, किसके विरुद्ध थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक 14 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया था। तो उसमें वो कौन किस रिपोर्ट के विरुद्ध थी या किस आंदोलन के विरुद्ध था? तो इसका जो संबंध है वो हमारे ये किससे है? नेहरू रिपोर्ट से। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में जो 1928 में जिसका प्रकाशन मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था संविधान को तैयार करने के लिए, उसी नोट से संबंधित, उसी रिपोर्ट से संबंधित जिन्ना ने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया था। ठीक है, जो एक विरोध स्वरूप था। जो ये 14 सूत्री कार्यक्रम था एक विरोध स्वरूप था। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक कारक नहीं है? भारतीय प्रेस, क्या प्रेस भूमिका निभाता है? तो बिल्कुल निभाता है। सामाजिक आर्थिक आंदोलन, ये भी भूमिका निभाते हैं। और तीसरा है पाश्चात्य शिक्षा, ये भी भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम संप्रदायवाद। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। यही प्रश्न, यही नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी, किस बात की आधार बनी थी? ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, बी नंबर है सत्ता के हस्तांतरण का, या देश के विभाजन का, या सांप्रदायिक समस्या के निदान का? तो आप सब जानते हैं कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा, है ना? आप जानते हैं कि माउंटबेटन योजना के द्वारा ही देश का विभाजन किया गया था। ज्ञातव्य हो कि मार्च 1947 में वेवेल ने लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भारत भेजा था, है ना? और 22 मार्च 1947 को जो पहुंचे थे और 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाल लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये है, ये माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 से किससे संबंधित थी? अभी इसको हमने बताया किससे संबंधित थी। संघ सरकार के निर्माण करने से, संविधान सभा के द्वारा भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए दिशा निर्देश देने के संबंध से, या ब्रिटिश भारतीयों के हाथों में सत्ता स्थानांतरण करने के संबंध से। तो इसका उत्तर हमारा सी हो जाएगा। आप लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं ना। अगला प्रश्न है फिर हमारा, कौन सा समूह अम्बेडकर पर पड़े प्रभावों का सही प्रदर्शन करता है? कौन सा ऐसा समूह है जो अम्बेडकर पर प्रभाव डालता है? नंबर ए बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले का प्रभाव अम्बेडकर पर पड़ा। नंबर बी बुद्ध मनु ज्योतिबा फूले का। सी नंबर है बुद्ध तुलसीदास कबीर का प्रभाव पड़ा। या डी नंबर कबीर ज्योतिबा फूले और सूरदास का। तो बताइए अम्बेडकर इनमें से किससे प्रभावित थे? तो जिस समूह ने जो है प्रभावित किया अम्बेडकर जी को, वो कौन सा था? बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले। ए नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न है फिर, ये है अगला प्रश्न, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो ये आप लोग सब जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने भी प्रसिद्ध नमक आंदोलन शुरू किया था या दांडी यात्रा शुरू की थी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो आपको अच्छे प्रश्न लगे वो नोट करते जाइए। किसका विश्वास था कि प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है? किसका ये कथन था कि प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, मनु का था, कौटिल्य का था, अम्बेडकर का था या गांधी जी का था। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लगा लिए होंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा कौन सा है? डी नंबर है, महात्मा गांधी।
जानते हैं आप लोग कि महात्मा गांधी जो अहिंसावादी नेता थे, अहिंसा का समर्थन करते थे, हर स्थिति पर वो अहिंसा को प्रियोरिटी देते थे, है ना। तो ये कथन उन्हीं से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ये आप लोग सब जानते हैं, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब? 20 अगस्त 1828 को। और इसी समाज के माध्यम से उनका उद्देश्य था कि मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुरोहितवाद का विरोध करना, अवतारवाद का खंडन करना, ये इनके उद्देश्य थे। या कहें कि समाज के माध्यम से इन्होंने इन बातों का विरोध किया था। और आप ये भी जानते हैं कि मुगल बादशाह अकबर दत्तोई ने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बनवाने के उद्देश्य से लंदन भेजा था, जहाँ वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये भी जानते हैं आप कि अकबर दत्तोई ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में, प्रश्न है, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो आप जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे। तो गांधी जी से संबंधित जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। नीति ए नंबर है, बी नंबर धर्म है, सी नंबर मानवता है और डी नंबर सत्ता है। तो गांधी जी नीतियों के समर्थक थे, जो मानव हितैषी नीतियाँ थी उनके समर्थक थे, धर्म के समर्थक थे और मानवतावाद में उनका विश्वास था। और वो सत्ता के क्या थे? विरोधी थे। एक तरह से इनको अदार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, जो कि उदारवादी थे, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गांधी की स्वराज की अवधारणा है? कौन सी गांधी की स्वराज की अवधारणा है? उत्तर है ए नंबर कानून का शासन, बी नंबर है योग्य व्यक्तियों का शासन, सी नंबर है स्वशासन, सत्ताधारी का शासन। उत्तर देना है आप लोगों को, उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। स्वशासन गांधी के स्वराज की अवधारणा है ना। स्वशासन में अपना शासन। गांधी जी ने सर्वप्रथम 1920 में कहा कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था? कौन सा वो आधार था जिसके आधार पर कहते थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती की ये सही नहीं है ना? तो वो कार्य था, कार्य के आधार पर या जन्म के आधार पर बी नंबर, सी नंबर गतिविधि के आधार पर या डी नंबर मनोविज्ञान के आधार पर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था व्यक्ति की जो जाति है उसके जन्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके कर्मों पर आधारित होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्ति की जो जाति का निर्धारण है वो जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। इस बात का जो है प्रकाशन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कूट के माध्यम से उसको उत्तर देना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। वेदों की ओर लौटो, आप जानते हैं ये जो वाक्य है वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये जानते हैं आप लोग। तो 1 का 2 यानी बी का 1, करो मरो का नारा गांधी का है और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा? इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं, हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? गांधी जी ने एक
सविनय व्यक्तिगत सविनय आंदोलन शुरू किया था, तो उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? उत्तर है हमारा, ऑप्शन दिए गए हैं, विनोबा भावे थे, राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने ये आंदोलन जो शुरू किया था, व्यक्तिगत सविनय आंदोलन, इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर A नंबर हो जाएगा। चलिए दूसरा है प्रश्न, निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? कौन सा ऐसा नेता था या व्यक्ति था जो क्रिप्स प्रस्ताव को कहता था कि ये पोस्ट डेटेड है, यानी ये इनकी डेट खराब है, निकल चुकी है क्रिप्स प्रस्ताव के बाद संबंध में? तो वो हमारे वह नेता थे कौन? गांधी जी थे। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमज़ोर हो गई थी और इस उद्देश्य से ब्रिटेन पर दबाव पड़ रहा था कि भारतीयों को अपने पक्ष में करिए ना। इसी बात को ध्यान में रख करके जो है भारत को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारत भेजा जाता है ना, और फिर इसमें भारतीयों का सहयोग करने के लिए तैयार किया जाता है, किंतु इसका गांधी जी ने भी विरोध किया, यानी उन्होंने पोस्ट डेटेड कहा, और इस प्रकार फिर बाद में सरकार ने 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव का वापस ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था, क्या विश्वास था? शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, या नंबर B पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति से, नंबर C स्वराज के लिए चरमपंथी तरीके में, या D नंबर सरकारी सेवाओं के बहिष्कार में? किस पर क्या था नरमपंथियों को विश्वास था? तो बताइए, जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा A नंबर हो जाएगा। आप जानते हैं कि नरमपंथी जो उदारवादी दल के नेता थे वे शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? तो वह वक्तव्य ढूंढना है, आपको बताना है। वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे, B नंबर वह। तो आप लोग जान गए होंगे, इसी प्रश्न के पढ़ने के बाद ही जान गए होंगे, उग्रवादी नेता थे तिलक जी, तो वो इस प्रश्न के उत्तर ये होगा, यानी कि वो नरमपंथियों की विचारधाराओं से या कार्यों से वो संबंधित यानी सहमत नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध और उनका धम्म, ये पुस्तक किसने लिखी है? बुद्ध और धम्म, उनका धम्म जो है, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लिए थे, ये पुस्तक भी उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, ये पुस्तक जो है उन्होंने लिखा था और इसका 1957 में बाद में प्रकाशन भी होता है। कब? 1957 में प्रकाशन होता है इसका। चलिए आगे प्रश्न हल करते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब लड़ा था? तो आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो वामपंथी नेता थे, वे भी गांधी जी की अहिंसात्मक नीति के पक्ष में पूर्णता नहीं थे। उन्होंने वामपंथ का सहारा लिया और प्रारंभिक जीवन में उन्होंने कांग्रेस की भी अध्यक्षता की थी। तो और जो वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि 1938 और 1939, ये दोनों कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के पद पर इन्होंने काम किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा B और C नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प पहचानना है। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, है? गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह क्या थी, ये बताना है। संसदीय लोकतंत्र को अवधारणा को स्वीकार करते थे दोनों लोग, देखना है, जांचना है आपको है। नेक्स्ट है योजना द्वारा समाजवाद का। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता का, और D नंबर देश के विभाजन का।
तो गांधी और नेहरू दोनों ने ही पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना पर बल दिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है फिर हमारा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? आप लोग जानते हैं कि 8 अगस्त जैसे ही 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है तो जीरो ऑपरेशन के तहत क्या कर लिया जाता है, सभी कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अगस्त को, है ना, 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस स्थिति में फिर अरुणा फलीप एक ऐसी महिला थी जिन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व अपना प्रदान किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, तो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम पुस्तक के लेखक बताइए आप लोग, डाइसी हैं या अंबेडकर हैं या सरदार पटेल या जेएल नेहरू जी? तो ये फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम पुस्तक का रचयिता जो है, लेखन कार्य जो है अंबेडकर जी ने किया था। 1936 में इसको लिखा था और बाद में 1939 में इस पुस्तक का प्रकाशन भी हुआ है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1936 में इसको लिखा गया था अंबेडकर द्वारा और 39 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न हल करते हैं और कोड के माध्यम से इसका उत्तर देना है आप लोगों को। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है, यानी क्रम में लगाना है कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे कि सिंगूर, बारदौली, तेभागा और चंपारण ये 4 आंदोलन हैं। इसमें हम जानते हैं कि बारदौली आंदोलन हमारा 1928 में हुआ था। कब? 1928 में। चंपारण का 1917 में हुआ है। तेभागा 1945-46 में हुआ था, है ना, 46 में हुआ था। और सिंगूर आंदोलन जो है वो 2009-10 में घटित हुआ था। ये फिलहाल अभी का प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आदि अम्बेडकर समाज, देखिए भीमराव अम्बेडकर नहीं लिखा है, आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? यानी आदि अम्बेडकर समाज जो है किस राज्य में संचालित किया गया था? तो महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी पंजाब सन 1920 में आदि अम्बेडकर आंदोलन चलाया गया था। चलिए आगे प्रश्न है फिर हमारा, ये है, ठीक है, ये प्रश्न है, प्रश्न पढ़ते हैं। पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट, इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम देखें तो पूना पैक्ट 1932, तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी 32 में हुआ था, स्वराज पार्टी 1923, कम्युनल अवार्ड 1932, नेहरू रिपोर्ट 1928। तो इस प्रकार से हम देखें तो स्वराज पार्टी पहले आएगी सबसे और फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आएगी, है ना। तो इसमें देख लीजिए स्वराज पार्टी ये नेहरू रिपोर्ट का क्रम क्या है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के आश्रम का नाम क्या था? यानी किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी? तो उस आश्रम का नाम बताना है। फिनिक्स फार्म था, साबरमती आश्रम, सत्याग्रह, सर्वोदय। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा प्रश्न का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1904 में गांधी ने सेठ पारसी रुस्तम जी के सहयोग से डरबन के समीप फिनिक्स फार्म की स्थापना जो 100 एकड़ भूमि में खरीद कर किया था। 100 एकड़ भूमि खरीदा था स्वयं और तब वहाँ पर जो है इन्होंने रुस्तम जी के सहयोग से स्थापित किया था। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। सामाजिक आंदोलन और उनकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है, यानी कि एक इनमें से कोई ना कोई गलत मिलान है, उस त्रुटिपूर्ण उत्तर को हमें चयन करना है। आप लोग देखिए उत्तर कौन सा होगा, है ना। तो तेभागा आंदोलन किसान आंदोलन संबंधित था, ये बिल्कुल सही है। सतनामी आंदोलन जनजातीय आंदोलन था, इसको देखना है आपको सही है गलत है। चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, ये भी सही है। और निर्भया आंदोलन नारीवाद आंदोलन से संबंधित था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ये सतनामी आंदोलन जो है गलत है, इसका मिलान है। अगले प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कोड के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। चलिए, प्रश्न लिखा हुआ है, संपूर्ण क्रांति कहाँ से संबंधित है? तो संपूर्ण क्रांति का संबंध हमारे बिहार राज्य से है। नवनिर्माण आंदोलन जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो नवनिर्माण आंदोलन का संबंध जो है हमारे किस राज्य से है? गुजरात राज्य से है। ठीक है। और नक्सलवादी आंदोलन का संबंध जो है हमारे पश्चिम बंगाल राज्य से है। और दलित पैंथर आंदोलन का संबंध जो है वो महाराष्ट्र राज्य से है। तो इस प्रकार हम इसको मिलान करते हैं तो हमारा उत्तर जो है निकल करके ए नंबर आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसने लिखा है? विश्व इतिहास की झलक किसका संग्रह है? यानी क्या है, किसका संग्रह है? ये लेख है, अध्याय है, भाषण है, या निबंध है, या पत्र है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ई नंबर हो जाएगा, यानी पत्र था। विश्व इतिहास की झलक जो है ये क्या है? पत्र था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया था सन 1942 में। इस पत्र के माध्यम से मानव जाति के इतिहास का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है या स्वरूप बताया गया है। ठीक है, चलते आगे हैं, बढ़ते। अगला प्रश्न है हमारा, वे कौन थी जिनको 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महिला विभाग का संगठन करने के लिए चुना गया था? यानी किस महिला को 1940 में महिला विभाग को संगठित करने के लिए, नेतृत्व प्रदान करने के लिए उन्हें चयनित किया गया था, नामांकित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है सरोजिनी नायडू, आशा पल्लव जी, सुचेता कृपलानी, या रामेश्वरी नेहरू, या मातंगनी हजारा थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा सुचेता कृपलानी जी हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जिनका जन्म 1908 में और मृत्यु 1974 को हुई थी, इन्हें ही राष्ट्रीय महिला विभाग को संगठित करने के लिए नामांकित किया गया था। आप लोग जानते होंगे कि भारत की स्वतंत्रता के बाद यह भारत के किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनने वाली पहली मुख्यमंत्री थी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। 1963 में इनको बनाया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न है, लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी किनके बारे में बताती है? लाल बाल कहने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक तिकड़ी है जो किनके बारे में बताती है? तो आप लोग जानते होंगे कि लाला लाजपत राय को लाल कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को गंगाधर तिलक कहा जाता है ना। और पाल का संबंध जो है विपिन चंद्र पाल से है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए नंबर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में किस वर्ष दी गई थी या जानी गई थी? किस वर्ष में जानी गई थी? तो आप लोग जानते हैं, जैसे 1857 का विद्रोह खत्म होता है, राष्ट्रीय विद्रोह, उसके बाद इंग्लैंड में घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का पढ़ा जाता है और इसी विक्टोरिया के घोषणा पत्र इंग्लैंड में ही इलाहाबाद में भारत के वायसराय का पद प्रदान किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ, यानी कि चले जाओ थे, है ना? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो आप लोग बताइए ये कौन सी नारा था, किस अधिवेशन में था? तो लाहौर अधिवेशन 1940, या कराची अधिवेशन 1933, या लखनऊ 1931, और या कराची अधिवेशन 1943। तो आप लोग जानते होंगे, इस प्रश्न का उत्तर भी लगा लिए होंगे। तो ये प्रश्न नंबर इसका जो है डी उत्तर हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1943। आप लोग जानते होंगे मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन 1940 के मार्च 1940 के अधिवेशन में किया था, है ना। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बहुत आसान सा है। सर्वप्रथम 1940 में उन्होंने इस प्रश्न पाकिस्तान राज्य की मांग उठाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित न करना एक क्या था? बताइए, राष्ट्रीय अपमान था, जातीय अपमान था, या ए बी दोनों था, या कोई नहीं था? तो साइमन कमीशन जो भारत में आया था, जिसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे, उसमें किसी भी भारतीय को शामिल न करना एक तरह से हमारे लिए वो राष्ट्रीय अपमान और जातीय तुच्छता का परिचायक था, है ना। सर्वश्रेष्ठ, अंग्रेज अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते, तो ये जातीय अपमान था हमारा।
और किसी भी राष्ट्रीय दल के सदस्य को नहीं शामिल किया गया इसमें, किसी भी नेता को, तो हमारा ये राष्ट्रीय अपमान और जातीय अपमान, इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न फिर है, हल करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता आप लोग जानते होंगे कि वह अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या हुआ था, समझौता हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे है प्रश्न हमारा फिर, देखिए किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। तो अभी ये इस प्रश्न का उत्तर अभी जस्ट ऊपर आपने देख लिया, 1916 में हुआ था, है ना। इस प्रश्न का उत्तर अभी आपने देखा 1916 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए हम आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में होती है, जिसके संस्थापक जो होते हैं नवाब वो सलीमुल्लाह या मोहलिन हुसैन मुल्क एवं आगा खां थे, लेकिन संस्थापक अध्यक्ष जो नवाब सलीमुल्लाह थे। और बाद में फिर प्रथम अधिवेशन इसका 1908 में अमृतसर में होता है। अध्यक्ष जो हैं सैयद इमाम बनाए जाते हैं, लेकिन प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो है आगा खां को चुना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। 1911 में, 1912 में, 1913 में या 1914 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा होगा, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी नंबर होगा, 1913 में। ठीक है, 1913 में कांग्रेस के प्रखर नेता जिन्ना को क्या मुस्लिम लीग में शामिल होने का एक आमंत्रण दिया जाता है, और फिर लीग तब तक क्या हो गई, अपने उद्देश्यों में स्वशासन को शामिल कर चुकी थी। उसी वर्ष आगा खां ने लीग की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगला प्रश्न है फिर, ये इसको कोड के माध्यम से उत्तर देना है। निम्नलिखित दो वक्तव्यों में से एक कथन है और दूसरा क्या है, कारण बताया गया है, और इसी के आधार पर फिर एक कथन को पढ़िए और दूसरे कारण को पढ़ करके आप लोग उत्तर दीजिए। तो कथन जो है हमारा है ए नंबर, यानी कथन 1946 में मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग का त्याग कर दिया था। ये सही है गलत, आप लोग इसको जांचिए। कारण है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सम्मिलित हुई थी। देखिए क्या सही है क्या गलत है। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है आप लोग पढ़ लिए होंगे। फिर ए कथन सही है, ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है, बी नंबर ए आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा डी नंबर होगा, यानी कि क्या ए गलत है परंतु आर सही है। आप लोग जानते हैं कि 1946 में मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान मांग को त्यागा कभी नहीं था, उन्होंने देश विभाजन करने का अंतिम फैसला ही कर लिया था। हाँ, और 1946 में जो अंतरिम सरकार बनती है, प्रारंभ में तो मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं होती है, फिर बाद में 26 अक्टूबर 1946 को अपने 5 सदस्यों के साथ इसमें शामिल हो जाती है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न फिर है, उसको हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ज्योति गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न होता है जेम्स पैलेस में, वहीं पर गांधी जी ने भी भाग लिए थे। इस दूसरे सम्मेलन में गांधी जी गए थे और वहीं पर अम्बेडकर भी कई लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। और वहीं पर प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड थे वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने ही 16 अगस्त 1932 को अपना ये कुख्यात रेमजे मैकडोनाल्ड जो अवार्ड है घोषित किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। तो आप लोगों को बताना है कि किस स्थान पर
भारतीय नौसेना ने 1946 में अंग्रेजों के विरुद्ध खुला युद्ध विद्रोह की घोषणा की थी। तो आप लोग जानते होंगे, इस प्रश्न के उत्तर भी लगा लिए होंगे। 1946 का वो सन था और जो वो स्थान था बम्बई था, है ना। रॉयल इंडियन नेवी यानी भारतीय शाही नौसेना ने बम्बई में 18 फरवरी 1946 को अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। इसे जल सेना का नाम भी दिया गया, मुंबई विद्रोह भी कहा जाता है ना। इस विद्रोह में 78 जलयानों ने, 20 स्थलीय ठिकानों ने और 20,000 नौ सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है फिर हमारा, किस विषय में के.एम. मुंशी का अभिमत था कि उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया, यानी उभरते लोकतंत्र को इन्होंने मार डाला। तो आप लोग बताना है, उत्तर पढ़िए, 4 लिखे गए हैं उत्तर। अगस्त घोषणा 1917, साइमन कमीशन प्रतिवेदन 1930, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला या कार्यक्रम। तो आप लोग उत्तर लगा लीजिएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा सी नंबर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सी नंबर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले तो जो भारत सचिव थे और मिंटो जो लॉर्ड वायसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। आप जानते हैं कि इन्होंने की मिलीजुली जो संयुक्त रूप से घोषणा तैयार किया गया था, उसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया था। इस प्रश्न में मुस्लिम यानी कि मुसलमानों की प्रातिनिधिक मांग को तथ्यात्मक रूप से यानी स्वीकार कर लिया गया था, इसमें प्रस्तावित कर दिया गया था, जो 1916 में मुख्य रूप से इसका परिणाम सामने आ गया। चलिए अगला प्रश्न है फिर हमारा, क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे। जिस समय क्रिप्स मिशन आया था तो बताना है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड बर्कनहेड थे, लॉर्ड इरविन थे, या पाल्मर्स रस्टोन थे, या लिथगो थे। तो आप लोगों ने इसको उत्तर लगा लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो डी नंबर हो जाएगा। भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्या किया था, ब्रिटिश संसद सदस्य और मजदूर दल के मजदूर नेता क्या सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक 1942 में मिशन भेजा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन क्रम में सही है, कि क्यों पहले आया। तो कम्युनल अवार्ड आप जानते हैं 1932, सामाजिक साइमन कमीशन आप जानते हैं 1928-27, प्रथम गोल में 1930 में हुआ था, गांधी 1931 में हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम मिलाते हैं इसको तो हमारा जो उत्तर होगा वो सही होगा, कौन सा, बी नंबर इसका उत्तर सही होगा। साइमन कमीशन आप जानते हैं 3 फरवरी 1928 को बम्बई में आया था, है ना। चलिए आगे प्रश्न फिर हल करते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने का निर्णय किया था। तो आप लोग जानते हैं कि अभी बताएं 3 फरवरी 1928 को जैसे ही बम्बई में साइमन कमीशन का आगमन होता है ना, तो भारत की जो सरकार, भारत की जो पार्टियां थी, दल थे, उन्होंने विरोध करने का निर्णय लिया, किंतु इनमें से एक ऐसी पार्टी थी जो विरोध करने को स्वीकार या तैयार नहीं थी। तो उसी का नाम बताना है, जस्टिस पार्टी थी, या हिंदू महासभा थी, या कम्युनिस्ट पार्टी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग उत्तर लगा लिए होंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए नंबर सही होगा। कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया था। कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 में, उसमें कहा गया था कि साइमन कमीशन का एकजुट विरोध करना है। इसके साथ मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया। हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन आदि तमाम पार्टियों ने इसके विरोध करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से एक ऐसी पार्टी थी जो जस्टिस पार्टी थी, उसने विरोध करने का निर्णय नहीं लिया। हालांकि जस्टिस पार्टी के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने भी साइमन कमीशन का क्या किया था, सहयोग किया था। यानी जस्टिस पार्टी और अंबेडकर ये दोनों लोगों ने क्या किया था, साइमन कमीशन का सहयोग किया था। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा फिर, निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने
बदनाम सांप्रदायिक पंचायत जारी किया, जिसने भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। आप लोग जान गए होंगे इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर ए नंबर मैकडोनाल्ड है। अभी बताया हमने 16 अगस्त 1932 को एक कुख्यात सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड को घोषित किया था। आगे प्रश्न है हमारा डैश 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 करके है, लेकिन हमने उत्तर इसमें पहले ही लिख दिया है, चिन्हित कर दिया है, के तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली। तो आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर हमने व्याख्या दिया है कि 1909 का वो अधिनियम था जिसे मार्लियामेंटो सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या पहली बार पृथक निर्वाचन की मान्यता दी गई थी, यानी कि सांप्रदायिकता की बीज बो दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में नहीं लागू होती है ना। भारत की संविधान की 6वीं अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान की 6वीं अनुसूची में AMTM नाम से यानी असम, AMTM नाम से यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न को शामिल, इसमें जो शामिल नहीं है वो नागालैंड शामिल है। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई। तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की राष्ट्रीय सरकार की घोषणा आप लोग जानते होंगे 24 अगस्त 1946 को की जाती है। हालांकि जो इसका गठन है वो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में किया जाता है। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को कांग्रेस में मुस्लिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है ना। तो जो राष्ट्रीय सरकार की घोषणा के लिए 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए सरकार के गठन के निमंत्रण दिया था। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन सा अधिनियम था जिसको भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो नंबर 1 है भारतीय शासन अधिनियम 1958, 1909, 1919 या भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा है, ए नंबर होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 1857 में विद्रोह के बाद जैसे ही समापन होता है विद्रोह का, तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। उसी के इतने प्रावधान किए गए थे भारतीयों के पक्ष में, केवल घोषित किए गए थे, ना कि उनको लागू किया गया था। इस वजह से उनको क्या कहा गया था, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, ये 1858 का भारतीय शासन अधिनियम था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य है। यह मूलभूत मूल्य एवं दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है। नंबर बी, यह संविधान के सार को लिखित करता है। या नंबर सी, यह संविधान की आत्मा तथा कुंजी है। या ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें जो है सभी शामिल होंगे, ए बी सी और डी, यानी कि ये सभी सही है। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है फिर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में इसमें क्या असत्य है। इस बार बताना है कि 1935 का अधिनियम में कौन सी व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी या कौन सा पॉइंट शामिल नहीं किया गया। तो इस प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, तो आप लोग बताइए। नंबर ए है, राजा के द्वारा स्थापित होने के उपरांत उसे जुलाई 1935 में लागू किया गया, या ये नहीं है। नंबर बी, आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के विषय स्वायत्तता नहीं थी। नंबर सी, सिंध उड़ीसा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया था। या नंबर डी, केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम है इस प्रश्न प्रैक्टिस सेट का, भारत की संविधान सभा के उपसभापति कौन चुने गए थे।
तो नंबर ए है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और के एम मुंशी। बी नंबर सरदार बलदेव सिंह या राजगोपालाचारी या सी नंबर एस.सी. मुखर्जी या वी.टी. कृष्णमाचारी और डी नंबर है जी.वी. मावलंकर या रफ़ी अहमद किदवई। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी नंबर होगा, यानी एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे जो उपाध्यक्ष संविधान के उपाध्यक्ष के पद के लिए चुने गए थे। आप लोग जानते होंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के चैम्बर हॉल में संपन्न होती है, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसी अधिवेशन में है जो सभा में सच्चिदानंद सिन्हा को कांग्रेस भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था ना, और बाद में फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो हमारा प्रैक्टिस सेट जो है आज यहीं का समापन होता है। यदि प्रश्नों का संकलन विशिष्ट रहा हो तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें।